प्यारे बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी का जो 5वां चैप्टर है अनुवांशिकी एवं विविधता के सिद्धांत, उसी को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो कह रहा है कि इसमें हम लोग को सबसे पहले देखना है कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है। तो इसे याद रखिएगा, सर ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा, मतलब जेनेटिक्स ऑफ फादर किसको कहते हैं? मेंडल साहब को। तो इसको हम लोग सर ग्रेगर जॉन मेंडल भी याद रख सकते हैं, या सिर्फ जॉन मेंडल या सिर्फ मेंडल भी याद रख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसमें देखते हैं क्या है। यह चर्च में कौन? मेंडल साहब चर्च में पादरी थे। उस दौरान उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मेंडल साहब क्या थे। तो याद रखिएगा, यह एक चर्च में क्या थे? पादरी थे, है कि नहीं है। उसके बाद इन्होंने किस पौधे को प्रयोग में अपनाया था? तो इन्होंने अपने मटर के पौधे को प्रयोग यानी कि इस पर प्रयोग किया था। कह रहा है कि जब इन्होंने अपना प्रयोग किया था तो उस समय क्या हुआ था कि जो डार्विन साहब थे उनके नियम से एकदम अलग था इसका नियम। यानी कि डार्विन भी एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपना एक उस समय में जिस समय मेंडल से अपना मटर के पौधे पर प्रयोग कर रहे थे, उसी समय में मतलब उससे भी पहले से डार्विन का अपना एक दबदबा था वहाँ पर, इसका अपना भौकाल वहाँ पर, इसका अपना क्षेत्र बना हुआ था। मतलब डार्विन साहब का सभी लोग अपना बात मानते थे, साइंटिस्ट। तो इसी को हम लोग बोलते, इसीलिए डार्विन की बात अधिक माना जा रहा था उस टाइम पे। तो हुआ क्या, तो और मेंडल का प्रयोग नया नया था, तो इसलिए इसके प्रयोग पर लोगों को इतना विश्वास नहीं हुआ। तो ये बात था। तो जिस कारण से मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो प्रयोग क्या हुआ? दब गया था। तो फिर उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आकर के उसको पूरा से उसको क्या किया? उजागर किया। तो हम आपको क्या करेंगे, मेंडल का जो पूरा जीवनी है वो एक वीडियो में आपको हम लोग पूरा यानी कि बना करके आपको हम दे देंगे, पूरा जीवनी मेंडल साहब के। तो फिर बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो याद रखिएगा, डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल या डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो याद रखिएगा, वाटसन, जेम्स वाटसन या फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने क्या किया था? ये डीएनए यानी कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। कौन कौन? वाटसन एवं क्रिक ने। याद रखिएगा, इस चीज़ को पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद क्या है? वो अनुवांशिकी या इसी को हम लोग वंशागतिकी अनुवांशिकी एवं वंशागतिकी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है? इस पूछा जाता है, ये इसका परिभाषा क्या है? देखिए, इस सब टर्म को जानना जरूरी है। इस चैप्टर में अंदर पढ़ने से पहले इस सब टर्म को थोड़ा सा, जो टर्म है अभी, इन सभी टर्मों को अभी हम लोग को देखना बहुत ही ज़रूरी है। लगभग 10-12 टर्म होंगे सबको। कह रहा है कि वंशागतिकी क्या है? कह रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों का स्थानांतरण ही वंशागति कहलाता है या अनुवांशिकी कहलाता है। मतलब एक पीढ़ी से गुण दूसरे पीढ़ी में, दूसरे से तीसरे पीढ़ी में, इसी गुण को जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वंशागतिकी बोलते हैं। मतलब क्या हुआ? दादा का गुण पापा में आया, पापा का गुण उसके बेटा में आया, बेटी में आई, फिर उसका अगला जनरेशन जो होगा उसका गुण उसके बाल बच्चे में जाएगा, बच्चे में जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। मतलब गुण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं अनुवांशिकी या वंशागतिकी। अब देखिए, इसी में क्या होती है, जब गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है तो ऐसा होता है कि पूरा का पूरा गुण नहीं चले जाता है। ऐसा नहीं कि जिस तरह से मेरा पापा उसी तरह से हम भी हो गए, ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है कि जो गुण पापा में है वो गुण भी आया, उसके अलावा कुछ गुण आया। तो जो गुण अलग से आता है, पापा में नहीं आया और वो अलग से गुण आता है, उसी को विविधता बोलते हैं। तो क्या लिखे हैं? अनुवांशिकी के, कब? अनुवांशिकी के साथ कुछ अलग गुण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विविधता बोलते हैं। मतलब क्या हुआ? ऐसा कहा जाता है कि मान के चलिए पापा का गुण आया बेटा में,
या मान के अभी याद रखिए, किसी बेटा का जो आंख का रंग है उसके पापा के आंख के रंग पे है कि नहीं है। या बाल का जो घुंघराला है उसके किस पर है, जिस तरह से उसके पापा का बाल है उसी तरह से उसके बेटा का भी बाल हो गया। उसके बाद उसके पापा का जिस तरह से नाक है उसी तरह से उसके बेटा का नाक हो गया। बताइए, ये जब इतना चीज कुछ कुछ चीज समान है तो बेटा और बाप का मुंह कहाँ नहीं एक तरह मिलता है, तो नहीं मिलता है। कारण क्या है, उसमें कुछ ऐसा ऐसा लक्षण आ जाता है फेस का या चेहरा पर जो एक दूसरे से नहीं मिलता है। वही जो नहीं मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विविधता बोलते हैं। मतलब पिता और बेटे के बीच में जो गुण में जो अंतर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विविधता बोलते हैं, है कि नहीं है। अब देखिए, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, विविधता बोले। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अब देखिए, अब आगे क्या है, कारक है। इसको समझिएगा, कारक क्या है। कह रहा है यहाँ पर, यह वंशागतिकी एवं विविधता की विरक्त इकाई है। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो गुण को लेकर के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर के जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। क्या बोले हैं, जो पापा से गुण को लेकर के बेटा में जाएगा उसी को हम लोग, जो लेकर के जाता है गुण को, उसी जो लेकर के जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। समझे ना, किसको लेकर के जाता है, गुण को लेकर के जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। अब समझिए, ये कारक हमेशा जोड़े में होती है, मतलब पेयर में होता है, हमेशा जोड़े में जिसको बोलते हैं। याद रखिएगा सब चीज को। जीन क्या है, देखिए, कारक ही बाद में जीन कहलाने लगे। मतलब क्या हुआ, जिसको हम लोग पहले कारक बोलते थे उसी को हम लोग क्या बोलने लगे हैं, जीन बोलने लगे हैं। मतलब जो काम पहले कारक करता था उसी का नाम बदल करके अब उसके स्थान पर कौन आ गया है, जीन आ गया। तो नहीं बोलते कि इसका एक जीन दूसरे इसके बच्चे में वह जीन गया है, तब इसका बच्चे का जो गुण है उसके पापा पर मिलता है। तो मतलब क्या हुआ, उसका रंग, यदि बाल का डिजाइन, बाल का कलर उसके पापा का मिल रहा है, पापा की तरह मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पापा वाला जो जीन है बाल का वो किस में आ गया, उसके पुत्र में आ गया है, बेटा बेटी में आ गई है कि नहीं है। तो ये कौन लेकर के आता है, ये जीन लेकर के आता है। समझे कि नहीं समझे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि बाल या जो भी होता है गुण को एक स्थान से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो लेकर के जाता है उसी को जीन बोला जाता है या कारक बोल सकते हैं हम लोग। इसके बाद आता है जीन प्रारूप। देखिए, इस चीज को समझना थोड़ा सा अच्छा से। कह रहा है कि जीनों की, किसकी, जीनों की वंशागति अनुवांशिकी संरचना को जीन प्रारूप कहते हैं। जीवों की, कहाँ की, जीवों की अनुवांशिकी संरचना जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, जो कोई जीव जंतु है उसके अंदर जो जीन है, उस जीव के अंदर में क्या है, जो जीन है, उस जीन का जो संरचना होती है उसी, मतलब कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप बोलते हैं। जैसे मान के चलिए, हम लोग इसे अभी यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे इसका, शुद्ध या समयुग्मजी लंबा है कोई, क्या कोई पौधा क्या है, शुद्ध भी है और लंबा भी है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी। एक रहेगा तो एक जीन, दो गो रहेगा तो दो जीन। तो एक गो टी है तो ई भी लंबा, दूसरा जीन है तो वो जीन भी क्या है, लंबा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल टी, कैपिटल टी। अब आता है दूसरा नंबर में, क्या आता है, विशुद्ध या विषम युग्मजी लंबा। मतलब क्या हुआ, विषम मतलब जो अलग अलग हो, एक समान नहीं हो। अशुद्ध मतलब क्या होती है, अशुद्ध मतलब जो समान नहीं हो उसी को अशुद्ध बोलते हैं हम लोग। तो अब देखिए, इसमें एक बड़ा लंबा जीन आएगा, दूसरा क्या आएगा, बौना जीन आएगा, इसको छोटा बोलते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशुद्ध बोलते हैं या विषम युग्मजी बोलते हैं या इसको अशुद्ध बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप बोलते हैं। मतलब इसमें जीनों का क्या होगा, संगठन होगा, जीनों के बनावट के बारे में देखेंगे, मतलब जीवों में जो जीन होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ते हैं। तो इसी के बारे में आगे और भी पढ़ना है, इसी सब चीज़ों के बारे में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों तक इसे भेजने का प्रयास करें।
इसके बाद हम लोग अभी पढ़े हैं यहाँ पर जीन प्रारूप, उसके बाद यहाँ पर पढ़ने के लिए है लक्षण प्रारूप। तो इसको एक बार देखते हैं हम लोग क्या है ये लक्षण प्रारूप। तो यहाँ पर देखिएगा लक्षण प्रारूप में क्या पढ़ना है। देखिए कह रहा है कि किसी जीव या प्राणी के आकार बाहर से देखने पर, वो तो अभी हम लोग जीन प्रारूप उसके अंदर घुस करके जीन को देख रहे थे, अब लेकिन उसके हम लोग बाहर से देख रहे हैं। किसी जीव या प्राणी के आकार, आकृति, रंग, स्वभाव को हम लोग क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लक्षण प्रारूप बोलते हैं, है कि नहीं है यहाँ पर? मतलब किसी जीव के आकार, उसके बाद फिर क्या आकृति, रंग, स्वभाव को हम लोग क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूप बोलते हैं। जैसे पौधे की लंबाई, आदमी के घुंघराले हुए बाल जो होती है, ये सब क्या है? लक्षण प्रारूप है। आंख का रंग, ये सब क्या लक्षण, जो हम लोग बाहर से देख करके पता करते हैं, इसी को हम लोग लक्षण प्रारूप बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जीन प्रारूप देख लिए। जब जीन के संगठन के बारे में पढ़ेंगे उसको जीन प्रारूप, जब जीव के बाहर संरचना को देख करके उसके बारे में अध्ययन करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लक्षण प्रारूप बोलेंगे, है कि नहीं है? तो लक्षण प्रारूप बाहर से, जीन प्रारूप जीव के अंदर में। कोई दिक्कत? चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं। क्या देखिएगा, अब हम लोग को है पढ़ना है प्रभावी जीन क्या है, उसके बाद अप्रभावी जीन क्या है। इस दो के बारे में अभी हम लोग अच्छे से इसको पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या है प्रभावी जीन क्या है। जब जो जीन अपना प्रभाव दिखाते उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभावी जीन बोलते हैं उस पीढ़ी में। तो उस पीढ़ी को उस पीढ़ी हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभावी जीन बोलते हैं। जैसे मान के चलिए अभी यहाँ पर क्या है, एक ये भी एक लंबा वाला जीन है पौधे में, और ये भी एक क्या है? एक छोटा वाला जीन है। तो इस तरह के जीन को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझाया है, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक लंबा जीन है और ये भी क्या है कि लंबा जीन है। तो इसमें दोनों लंबा ही है। तो इसी अभी तो यहाँ पर तो कोई किसी को दबा नहीं सकता है, दोनों बराबर ही पावर का है। तो इसको हम लोग समान प्रभावी बोला, यानी कि इसको हम लोग प्रभावी जीन बोल सकते हैं। दूसरा क्या है कि दूसरा आता है एक, देखिए यहाँ पर एक लंबा वाला जीन है और दूसरा यहाँ पर क्या है? छोटा वाला जीन है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक को बोलेंगे प्रभावी जीन जो लंबा है, एक को बोलेंगे अप्रभावी जीन। तो जो छोटा वाला जीन होगा उसको दबा देगा कौन? जो प्रभावी होगा। तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं जो जीन दब जाता है उसको अप्रभावी, जो दबा के रखता है उसको बोलते हैं प्रभावी। तो ये जीन क्या होगा? कैपिटल टी जो है ये हमेशा छोटा वाला टी को दबा के रखता है। ये जीन है तो इसको क्या कर सकता है? दबा के रखता है। तो इसी प्रकार से जीन रहता है यहाँ पर। एक यदि दोनों जीन समान है तब तो वहाँ पर कोई प्रभावी और अप्रभावी नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों एक ही पावर का, तो प्रभावी ही दोनों का दोनों प्रभावी ही होगा। लेकिन जब एक अलग अलग ये हो जाता है विषम, यानी कि विषम युग्मजी जो होती है, इसमें क्या होती है? एक प्रभावी एक अप्रभावी। तो प्रभावी वाला जीन हमेशा दबदबा बना करके रखता है किस पर? अप्रभावी पर, जो दब जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर। तो क्या बोले क्या? जो जीन अपना प्रभाव नहीं, अपना प्रभाव दिखाता है उस पीढ़ी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभावी जीन। जैसे यहाँ पर टी था, यहाँ पर भी ये टी है, तो ये क्या है? कैपिटल टी, तो अपना प्रभाव दिखाता है। और उसके बाद अप्रभावी किसको बोलते हैं? जो जिन अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं उसी को उस पीढ़ी में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रभावी जीन। मतलब यहाँ पर देखिए इसमें तो कोई अप्रभावी जीन नहीं है, दोनों समान पावर का है, तो इसलिए यहाँ पर अप्रभावी जीन नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पर क्या है? एक ये जीन दब जाता है, तो जो जीन दब जाता है उसका प्रभाव तो नहीं निकल पाता है, उसका लक्षण तो हमको दिखाई नहीं पड़ता है, तो उस जीन को हम लोग बोलते हैं अप्रभावी जीन। जिसका लक्षण दिखाई नहीं पड़ता उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रभावी जीन बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ आगे देखना है कि समयुग्मजी क्या है? ये समयुग्मजी। तो समयुग्मजी किसको बोलते हैं? देखिएगा जब दोनों जीन एक ही समान हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समयुग्मजी बोलते हैं, है कि नहीं है? जब दोनों जीन क्या हो? एक समान हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समयुग्मजी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग उदाहरण देख रहे हैं इसका क्या है। जैसे यहाँ पर कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है, दोनों क्या है? जीन दोनों क्या है? समान है।
जब दोनों जीन एक ही रहता है तो एक उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब दोनों जीन क्या होता है समान रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि समयुग्मजी। मतलब यहाँ पर भी टी और यहाँ पर भी टी, ये दोनों कैपिटल टी और ये आपस में क्या है, बराबर है, समान है। यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पर क्या है, स्मॉल है, दोनों आपस में क्या है, समान है, इसी को हम लोग बोलते हैं समयुग्मजी। अब देखिए आगे क्या है, विषम युग्मजी क्या है, देखिए जब दोनों जीन अलग अलग हो, जब दोनों जीन क्या हो, अलग अलग हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं विषम युग्मजी। मतलब एक होगा यहाँ पर देखिए उदाहरण में, एक है यहाँ पर क्या है कैपिटल टी, दूसरा क्या है स्मॉल टी, इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा जीन, विषम युग्मजी। अलग अलग जीन आ गया है, दोनों दो गो तो है लेकिन वो दोनों अलग अलग है आपस में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम युग्मजी। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे एक थोड़ा सा टर्म आता है, देखिएगा, युग्म विकल्पी, या इसको हम लोग एलिलोमॉर्फ बोलते हैं, इसको हम लोग एलिलोमॉर्फ बोलते हैं। जीनों के अल्टरनेटिव, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अल्टरनेटिव, जीनों के अल्टरनेटिव फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि युग्म विकल्पी कहते हैं। देखिए इस चीज़ को यहाँ पर क्या है, ये यहाँ मान के चलिए यह एक क्या है, मान के चलिए यहाँ पर जीन है, इस पर डीएनए है, इस पर जीन है, एक जीन यहाँ पर रहेगा, दूसरा जीन यहाँ पे रहेगा, इसके बाद तीसरा जीन यहाँ पे रहेगा, चौथा जीन यहाँ पे रहेगा। तो क्या हो रहा है, एक इस साइड, क्या हो रहा है, एक इस साइड एक इस साइड, फिर अगला वाला इस साइड, फिर अगला वाला इस साइड, फिर अगला वाला इस साइड। तो एक अल्टरनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक के बाद एक इस साइड तो दूसरा उस साइड, फिर दूसरा उस साइड, तीसरा इस साइड, इस तरह से एक के बाद क्या हो रही है, अदल बदल हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अल्टरनेटिव फॉर्म। तो इसी तरीका को, इसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं, यानी कि युग्म विकल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, युग्म विकल्पी या एलिलो फॉर्म बोलते हैं। तो यदि आप लोगों को यहाँ तक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।